आप सेकंड चैप्टर हेडिंग डालिएगा संधि। चूंकि हम लोग सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, कूद फान नहीं कि मतलब पहले आप वर्ण पढ़े फिर आप समास पढ़ लिए फिर आप वाच्य पढ़ लिए। आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा डेवलप होगा सर। इस नाते हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। अब संधि किसे कहते हैं सर, है ना, यानी कि इसकी जो परिभाषा है ये जानेंगे। फिर संधि के भेद कितने होते हैं इसे हम जानेंगे। फिर जो भेद होते हैं, जो भी भेद होंगे उनका नियम क्या है या उनके लक्षण क्या है ये जानेंगे। फिर उसके उदाहरण जानेंगे। इतनी चीजें हम लोग संधि में जानेंगे ना सर, क्योंकि लक्षण से भी सवाल पूछ सकता है। अच्छा, सूत्र भी जानेंगे। यही आपका हिंदी और संस्कृत के संधि में यही डिफरेंस है, बस ये एकमात्र डिफरेंस है। बाकी टोटल कॉन्सेप्ट वही है सर। जो संस्कृत में संधि का कॉन्सेप्ट है वही हिंदी में संधि का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ सूत्र का डिफरेंस है। वहां सूत्र नहीं पूछेगा लेकिन यहाँ सूत्र जरूर पूछेगा। पूछ देगा स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, या यण स्वर संधि का सूत्र है, या वृद्धि स्वर संधि, किसी भी संधि का आपसे सूत्र पूछा जा सकता है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर ये छोड़ देंगे तो बाकी सब आप समझिए हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो संधि किसे कहते हैं सर? संधि कहते हैं परिवर्तन को, संधि कहते हैं चेंज को ना सर। कहेंगे क्या मतलब, नहीं समझ में आया। देखिए क्या होता है सर ना, ये जो मानव है ये अपनी अभिव्यक्ति सर किससे करता है? वाक्यों से। हम अपने मन की बात आपसे कैसे करेंगे सर? वाक्य के माध्यम से ही करेंगे, है ना सर। वाक्य में क्या होता है सर? शब्द होते हैं, शब्दों से ही तो वाक्य बनता है। अब शब्दों का जो सिस्टम है, शब्द का जो आरंभ होता है सर, शब्द का जो शुरुआत होता है वो किसी स्वर से होगा या व्यंजन से होगा, और स्वरों का जो अंत होगा वो या तो स्वर से होगा, या तो व्यंजन से होगा, या तो अनुस्वार से होगा, और या तो विसर्ग से होगा। ये सब कोई नई बातें तो है नहीं सर, बिल्कुल आप जान। कोई भी शब्द आप उठा लीजिए सर, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा राम, ये शब्द है तो इसकी शुरुआत किससे हुई है सर? व्यंजन से हुई है, र से हुई है। हमने कहा सर, हमने कहा अमरेश, तो अमरेश की शुरुआत किससे हुई है सर? स्वर से हुई है। तो वही मैंने कहा किसी भी शब्द की शुरुआत या तो स्वर से होगा या तो व्यंजन से होगा। विसर्ग से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अच्छा, किसी शब्द का जो अंत होगा वो इन चारों में से किसी से हो सकता है। जैसे इस शब्द का अंत किससे हुआ है सर? स्वर से हुआ है, व्यंजन से नहीं हुआ है सर। माँ में जो आ है तो इस शब्द का अंत स्वर से हुआ है, इस शब्द का अंत भी स्वर से हुआ है। अब हमने कहा सर राजन, इस शब्द का अंत किससे हुआ है सर? व्यंजन से हुआ है। हमने कहा सर आलयः, आलयः, इस शब्द का अंत किससे हुआ है सर? विसर्ग से हुआ है ना। तो स्वर से भी हो सकता है अंत, व्यंजन से भी हो सकता है अंत, विसर्ग से भी हो सकता है अंत। हमने कहा सर रामम, तो रामम का अंत किससे हुआ सर? अनुस्वार से हुआ है, क्योंकि लास्ट में ये माना जाता है तो अनुस्वार। तो शब्द का जो आरंभ है, शब्द की जो शुरुआत है वो स्वर से या व्यंजन से होगा, और अंत स्वर व्यंजन विसर्ग अनुस्वार किसी से भी हो सकता है। कहेंगे कहना क्या चाहते हैं हम? कहना ये चाहते हैं सर कि जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं या जब भी आप वाक्य में शब्द बोलते हैं तो दो शब्दों या एक शब्द के वर्णों के बीच कुछ परिवर्तन होता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए, जैसे कह दीजिएगा चोर ले गया, फिर हमने कहा पहुंच जाऊंगा। अभी एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा सर, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर हमने कहा मार डालूंगा ना सर। अब जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्योंकि जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो आप फ्लुएंटली बोलते हैं, आप बहुत अर्थार्थ आके नहीं बोलते हैं, बड़ा स्पीड में आप बात करते हैं। तो जब स्पीड में बात करते हैं तो चोर ले गया तो आप बोल देते हैं चोर ले गया, चोर ले गया। कभी आप आजमा के देखिए, आप इतना ठौरा के नहीं बोलते हैं नहीं। जैसे मान लीजिए है पहुंच जाऊंगा, भैया इतने बजे पहुंच जाइएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ सर? पहुंच जाइएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? पहुंच जाइएगा। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं? पहुंच जाइएगा, मैं ये बोल रहा हूं।
बोल रहा हूं कि नहीं सर? या आप कहेंगे सर हाँ ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, ये बोलते हैं आप खुद अनुभव कीजिए। आप ऐसे नहीं बोलते कि हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। आप कहते हैं हाँ पहुंच जाऊंगा। आपसे मान लीजिए आपसे किसी आपको किसी से कहना हो कि मार डालूंगा, हाँ कुछ लोग अर्थात के बोलते हैं, साफ बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? मार डालूंगा, काट डालूंगा, तोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, इस तरीके से। तो जो काट डालूंगा वहां पे आप काट डालूंगा, वहां पे आप ट नहीं बोल रहे, जबकि मूल रूप में ट था वो। जैसे यहाँ है ना सर पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच जाऊंगा में मूल रूप में यहाँ च था, लेकिन आप जल्दी में बोलने के नाते आप ज बोल दिए च को। देखिए पहू यहाँ भी है, जाऊंगा यहाँ भी है ना सर? पहू यहाँ, जाऊंगा यहाँ, बस आप च को क्या बोल दे रहे हैं सर? ज, जल्दी में। यही च का जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन ही सर क्या है? संधि है। कहेंगे इसीलिए संधि। हाँ भाई देखिए ये मानव स्वभाव है सर, वो बहुत अर्थात नहीं बोलता है, वो मूल को कुछ विकृत कर देगा। मूल था च, पहुंच जाऊंगा ऐसे बोलना चाहिए था, लेकिन क्या बोलते हैं? पहुंच जाऊंगा। तो च का जो ज कर दिया, यही संधि है। और चूंकि हम दैनिक जीवन में ऐसा करते हैं, इस नाते हमको ये संधि पढ़ना पड़ रहा है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, हर लोग साफ साफ होते, तो संधि नहीं पढ़ना पड़ता। तो यही संधि है सर, परिवर्तन। मैंने कहा ना संधि का मतलब होता है परिवर्तन। किसमें परिवर्तन सर? वर्ण में या वर्णों में? वर्णों में परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। वर्णों में परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे च वर्ण में जो परिवर्तन हुआ, यही संधि है ना सर? हाँ। अच्छा, संधि की जरूरत क्यों पड़ी सर? जैसे कल हमने वहां पे प्रत्याहार में डिस्कस किया था सर, प्रत्याहार की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो प्रत्याहार की जरूरत इसलिए पड़ी थी ताकि हमारे नियम क्या हो सके सर? छोटे हो सके। प्रत्याहार नहीं होता तो हमें बहुत भारी भरकम नियम लिखना पड़ता, पढ़ना पड़ता, याद करना पड़ता, बहुत कठिनाई हो जाती। अब हम सीधे इको यडच कह देते हैं, बहुत बड़ा से नियम को हमने इको यडच में समेट दिया। तो प्रत्याहार का वो यूज था। ऐसे ही संधि का क्या यूज है सर? संधि का यूज यही है सर, संधि इसीलिए लाया गया। अच्छा पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, तब डिस्कस करते हैं। इकट्ठा समझा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। परिभाषा सर पहले लिखिए, समझते चलेंगे लिखते चलेंगे। समझाए हैं तो बिल्कुल आसान भाषा में, और आसान भाषा में लिखवाते भी हैं। पहले लिखिए, वर्णों में परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये हमने बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सिंपल परिभाषा लिखाया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लिखाएंगे सर। अभी हमने वो लिखाया जो मैंने समझाया। वर्णों में परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल, बहुत सहज, बहुत छोटा परिभाषा मैंने लिखा दिया। अब जो पारंपरिक परिभाषा है, जो किताबों में विद्वानों के द्वारा लिखित परिभाषा, उसको भी लिख लीजिए। बीचों बीच लिखिए अथवा। अब दोनों परिभाषा का मतलब सेम रहेगा, अभी हम समझेंगे। अथवा। अब लिखिए जो किताबों में लिखित है, लिखिए दो परस्पर सन्निकट वर्णों, दो परस्पर सन्निकट वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ब्रैकेट में लिखिएगा परिवर्तन, ब्रैकेट में लिखिएगा परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है सर, दोनों परिभाषा का एक ही मतलब हुआ सर। देखिए अब समझते हैं, दोनों परिभाषा का एक ही मतलब हुआ। अगर आपको भाई कोई संधि आपसे पूछता है और आपको सिंपल में बताना, तो बस इतना कह दिए परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ये मैंने जो लिखवाया है, परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अब किसमें परिवर्तन,
इसकी व्याख्या इसमें की गई है। तो अगर आप कंप्लीट परिभाषा देना चाहते हैं, बहुत विधिवत समझाना चाहते हैं तो ये बताइएगा, नहीं तो सिंपल आप ये बता दीजिएगा। दोनों का मतलब एक ही है, यहां भी आप परिवर्तन को संधि कह रहे हैं और यहां भी आप परिवर्तन को संधि कह रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा बड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा सिस्टम किया है। देखिए लिखा है दो परस्पर सन्निकट वर्णों ना सर, दो परस्पर सन्निकट वर्णों। देखिए अच्छा देखिए संधि कहाँ होता है पहले तो ये जान लीजिए। इसको समझने से पहले संधि कहाँ होती है पहले ये जान लीजिए। लिखिएगा नहीं सर, विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है, संहितैक पदे नित्या। लिखिएगा नहीं सर और टेंशन नहीं लीजिएगा। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो। लिखिएगा नहीं सर, एकदम फालतू में टेंशन हो जाएगा। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। कहेंगे सर इसको लिख क्यों रहे हैं, क्या मतलब है, फालतू में आप समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, संधि हमें क्यों पढ़ना है, संधि हमें क्यों जानना है, ये श्लोक से पता चल जाएगा आपको। भाई कोई चीज पढ़ने के पहले अगर हम जानने की जरूरत क्या है तो शायद आपको ज्यादा मन लगेगा पढ़ने में, नहीं तो लगेगा यार खाली समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए संहितैक पदे नित्या नित्या, इसमें यह बताया गया है कि संधि कहां कहां अनिवार्य है। नहीं करेंगे संधि तो आपका वो गलत माना जाएगा। तो लिखा एक पदे, यहां देखिए एक पदे, ये एक पदे दिख रहा है आपको सर। एक में जो आय है, आय में ए भी तो है ना सर, तो ए क पदे, तो यहां से क्या मिल गया सर आपको, एक पदे। और यहां पे क्या लिख रहा है सर, धातु, और ये धातु में दो ऊ है, दो ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना था, तो एक ऊ को धा में जोड़ दिए धातु हो जाएगा सर, धातु हो जाएगा। और एक ऊ बचा उसको पसर्ग के साथ जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा सर, उपसर्ग ना सर। और फिर नित्या समास है, यहां समास दिख रहा है तो समास में पहले इतना समझ लीजिए, ये श्लोक ये कह रहा है सर कि एक पद में माने एक ही शब्द में अगर वर्णों में संहिता है, संहिता माने नजदीकी, ये देखिए संहिता लिखा है ना सर, ये संहिता है, संहिता, संहिता धन एक बराबर संहिता एक बन गया वृद्धि संधि होकर के। घबराइएगा नहीं सर, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, बस केवल सुनते जाइए। इसमें संहिता भी है, तो ये कह रहा है कि संहिता यदि है, संहिता माने नजदीकी, संहिता माने सामीप्य, क्लोजनेस इंग्लिश में बोले तो सर, अगर वर्णों में क्लोजनेस है, कहा एक ही पद में, माने एक ही शब्द हो, एक ही शब्द हो और एक ही शब्द के वर्णों में अगर क्लोजनेस है तो आपको संधि करना पड़ेगा। नहीं करेंगे वैसे लिख देंगे तो वो गलत माना जाएगा। जैसे सर ये देखिए, जैसे सर लिखिएगा नहीं, एकदम खाली समझते रहिए। जैसे लिखा आपको मान लीजिए ऐसे लिखना विद्यालय, आपने कहीं ऐसे लिख दिया विद्यालय, तो विद्यालय से आप क्या बनाते हैं सर, विद्यालय बनाते हैं। इसका मतलब विद्यालय और विद्यालय का मतलब तो सेम हुआ, क्यों सर, भाई जिससे मिलकर के कोई चीज बनता है वो दोनों का मतलब तो सेम होता है सर ना। भाई हम रोटी बनाते हैं सर, तो रोटी बनाने के पहले हम आटा और पानी को मिला करके गूंथते हैं, तो आटा और पानी और फिर उधर रोटी, दोनों चीज तो सेम है सर ना, बस रूप अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ रूप अलग है, यहाँ रूप अलग है, लेकिन है तो दोनों एक ही। लेकिन ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। पूछिए क्यों, कारण ये था क्योंकि ये एक ही शब्द है और एक ही शब्द में इन दो वर्णों को देखिए तो ये सामीप्य की स्थिति में है, ये क्लोज में है, मतलब ये संहिता में है, और संहिता की स्थिति में आप बगैर संधि के लिखे हैं, इस नाते ये गलत माना गया। भाई विद्यालय को आप विद्यालय लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। है दोनों का मतलब एक, भाई मैं विद्यालय जा रहा हूं
और आप ऐसे भी कहते हैं सर मैं विद्यालय जा रहा हूं, दोनों का मतलब एक है, लेकिन विद्यालय ये कहना गलत है, कारण चूंकि इसमें वर्णों में समीपता है और ऐसी समीपता की स्थिति में आपने संधि नहीं किया, इस नाते गलत है। तो वर्णों की अगर समीपता एक ही पद में है तो आपको संधि करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको मिल जाएंगे ना सर। जैसे मान लीजिए आपने क्या, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूं, तो भगवान विष्णु माने रमा के ईश, है ना सर। रमा माने लक्ष्मी, ईश माने पति, रमा माने लक्ष्मी और ईश माने पति, तो लक्ष्मी पति कौन हुआ सर? विष्णु जी। तो मैं विष्णु जी की पूजा करता हूं। अगर आप ये कहें कि मैं रमेश की पूजा करता हूं तो रमेश कहना सही है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं रमा ईश की पूजा करता हूं, बात वही है सर, मीनिंग वही है, लेकिन रमा ईश कहना ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वर्ण संहिता की स्थिति में थे और आपने संधि नहीं किया। तो हम ये बता रहे हैं कि भैया ये संधि पढ़ना क्यों है, संधि के नियम को जानना क्यों है, इसीलिए ताकि हम संधि करके बोल पाए। और संधि कब कर पाएंगे? जब हमें संधि के नियम पता रहेंगे, है ना सर। बगैर संधि के नियम जाने आप संधि करके बोल नहीं पाएंगे, और संधि करके नहीं बोलेंगे तो आपका बोला हुआ शब्द गलत माना जाएगा। इस नाते संधि पढ़ना है। अच्छा, धातु उपसर्ग, अगर धातु उपसर्ग एक साथ है तो वहां भी आपको धातु समझते हैं सर ना, किसी भी क्रिया का या किसी भी शब्द का जो रूट वर्ड होता है, मूल क्रिया, और उपसर्ग आप जानते हैं जो शब्द के पहले जुड़ता है सर, है ना सर। जैसे मान लीजिए आपको एक उपसर्ग है उत और एक शब्द है अलोकयत, है ना सर। तो ये अलोकयत धातु से बनी क्रिया है। धातु कहिए या क्रिया कहिए भाई, अगर हम धातु कह दिए तो क्रिया अंडरस्टूड है सर ना, क्योंकि क्रियाओं की ही धातु होती है। जैसे पठती है ये क्रिया है और पठ उसकी धातु है, गच्छति ये क्रिया है, अगम इसकी धातु है। तो अगर इसमें धातु लिख दिया तो क्रिया अंडरस्टूड समझिए उसको। तो जैसे ये उद और अलोकयत, तो अलोकयत ये लंग लकार की क्रिया है, लंग लकार छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, बस क्रिया समझिए, क्रिया है। और उद ये उपसर्ग सबको पता होगा। अब सर अगर आप कहीं इन दोनों को ऐसे ही लिखे हुए हैं तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम है कि धातु उपसर्ग अगर एक साथ आए तो उनमें संधि करके लिखना अनिवार्य है। कहेंगे क्या बड़बड़ा रहे हैं? हम ये बता रहे हैं सर संधियां पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों जानना है संधि, इसीलिए जानना है कि भैया ऐसी स्थिति में अगर आप बगैर संधि के, बगैर जोड़े, बगैर परिवर्तन के आप लिख दिए तो वो गलत माना जाएगा। अब सही कब माना जाएगा? इनका आप संधि कर दीजिए तो हो जाएगा उदलोकयत। क्या बन जाएगा सर? ये द और अ मिलकर के द पूरा हो जाएगा और लोकयत उधर है, तो ये उदलोकयत शब्द सही है। दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही है, बस फर्क ये है कि ये सही है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने संधि नहीं किया। क्यों संधि करना? क्योंकि ये उपसर्ग और धातु है, और उपसर्ग धातु एक साथ आने पर उनमें संधि अनिवार्य है। नित्या समासे, समास अगर है ना, तत्पुरुष समास, जो भी आप 5-6 समास पढ़ेंगे, तो अगर समास की स्थिति में दो शब्द के दो वर्ण संहिता में है तो वहां भी जैसे मान लीजिए जैसे कृष्ण है और अस्त्र है ना सर, तो कृष्ण अस्त्र माने क्या? कृष्ण का अस्त्र। यस सर, कृष्ण अस्त्र माने कृष्ण का अस्त्र, माने इसमें समास है। कहेंगे सर कैसे कृष्ण का अस्त्र कहने से समास हो गया? अरे भाई कृष्ण अस्त्र का मतलब आप ही क्या बता रहे हैं? कृष्ण का अस्त्र बता रहे हैं ना सर। और ये का क्या है सर? कारक चिन्ह है सर, और कारक चिन्ह माने विभक्ति। आगे बताएंगे सर, कारक चिन्ह और विभक्ति दोनों एक ही चीज है। आप कारक चिन्ह कहिए चाहे विभक्ति कहिए। तो किसी शब्द की व्याख्या में, किसी शब्द के अर्थ में अगर विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आप समास उसमें समझें। तो अगर कृष्ण अस्त्र की व्याख्या या कृष्ण अस्त्र के अर्थ में कृष्ण का अर्थ ऐसा कहकर अगर विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या है सर? समास। और समास की स्थिति में चूंकि ये कृष्ण का ड का जो अ है और अस्त्र का जो अ है ये पास पास है, और पास पास की स्थिति में आप बगैर संधि के लिख दिए थे, इस नाते ये गलत है। तो हमें संधि क्यों पढ़ना सर? हमें संधि इसलिए पढ़ना ताकि हम संधि के नियम को जानें, और संधि के नियम को जानेंगे तो एक पद में संहिता है तो संधि करके बोले लिख पाए,
धातु उपसर्ग एक साथ है तो संधि करके लिख पाए, और समास की स्थिति में भी हम संधि करके लिख पाए। ठीक है सर ना, इसलिए हमें संधि पढ़ना। और फिर यहाँ लिखा है वाक्य तू, माने वाक्य में, विवक्षाम माने होता है विकल्प, विवक्षा माने विकल्प, चॉइस। वाक्य की स्थिति में आप स्वतंत्र हैं, आप संधि करके लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। खैर अगर ज्यादा लगा हो तो सर माफी चाहते हैं। हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, मेन टॉपिक जहां से प्रश्न पूछता है। इसको सिर्फ इतना बताने का मकसद था कि मैं संधि पढ़ना क्या है और संधि करना कहाँ कहाँ है। एक पद में संधि करना है, धातु उपसर्ग एक साथ आ जाए तो वहां पे अगर संधि के आप नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते, और समास की स्थिति में अगर संहिता है तो वहां भी आप बगैर संधि के नहीं लिख सकते, नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते, अन्यथा वो गलत माना जाएगा। ये था इसका यूज। अब थोड़ा सा इस परिभाषा को समझ लीजिए सर, अब इसको समझ लीजिए। दो परस्पर सन्निकट वर्ण है। अब दो परस्पर सन्निकट वर्ण, जैसे मान लीजिए दो शब्द है, दो शब्द है ना सर, दो शब्द है, तो दो शब्द में पहले शब्द का, ध्यान से देखिएगा सर, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसी को कहते हैं परस्पर सन्निकट वर्ण। परस्पर सन्निकट वर्ण देखिए, हमें परिभाषा तभी समझ में आएगा जब उसके टर्म समझ में आएंगे। तो परस्पर सन्निकट वर्ण का मतलब सब समझ में आया ना। परस्पर सन्निकट का मतलब बिल्कुल पास पास, परस्पर सन्निकट वर्ण का मतलब बिल्कुल पास पास के वर्ण, और बिल्कुल पास पास के वो दो वर्ण कौन से होंगे, तो कहा एक शब्द का आखिरी और दूसरे का पहला, है ना। जैसे अभी हमने लिखा कृष्ण अस्त्र लिखा था, तो कृष्ण अस्त्र में पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है सर, अ, और अस्त्र में पहला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ। ये अ को ही क्या कहेंगे सर, परस्पर सन्निकट वर्ण। और इनका जब मेल होगा तो मेल से एक विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन आएगा। विकार माने सर परिवर्तन। तो अ जब मिलेगा तो क्या परिवर्तन आएगा, आ, और इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। माने यही आ क्या है सर, संधि है। क्लियर है सर ना भाई। जाहिर सी बात है, जैसे दो गणित में 2 और 2 मिलता है तो 4 बनता है, तो वो 2 और 2 क्या है सर, परस्पर सन्निकट हैं, और जो 4 बन रहा है सर, ये परिवर्तन है, ये विकार है, और फाइनली इसी को हम क्या कह रहे हैं, संधि। क्लियर है सर ना। तो 2 परस्पर सन्निकट वर्ण समझ में आया, इनका मेल होगा। मेल क्यों होगा, क्योंकि नियम है संहिता पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, और मेल से जो विकार आएगा, जो परिवर्तन आएगा, जो नया वर्ण बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे सर, संधि। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसकी व्याख्या उदाहरण करके लिखवा दें सर, कि आगे बढ़े डायरेक्ट, आगे बढ़े, ठीक है। हेडिंग डालिएगा तब, संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद। तो कितने भेद होते हैं सर, 3 भेद। डैश देके लिखिएगा। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब चूंकि हम स्वर को अच भी पढ़े हैं, तो स्वर संधि को हम अच संधि भी कह सकते हैं, और हम लोग व्यंजन को हल भी पढ़े हैं, तो व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कह सकते हैं, और विसर्ग विसर्ग संधि ही रहेगा। ठीक है सर ना। अब तीनों को हम लोग खास करके इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। अच्छा, एक चीज और है भैया, पहले इसको लिख लीजिए तब डिस्कस करते हैं। हालांकि ये चीज हम वहां भी डिस्कस किए थे, जो बताने जा रहे हैं। ठीक है सर ना। संधि के 3 ही भेद क्यों होते हैं, क्योंकि भाई मुख्य रूप से 2 प्रकार का वर्ण होता है, स्वर व्यंजन। भाई संधि का मतलब क्या, जो नया वर्ण बनता है। भाई 2 परस्पर सन्निकट वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन में क्या आएगा, वर्ण से वर्ण मिलेगा तो वर्ण तो बनेगा। तो फाइनली आप वर्ण को संधि कह रहे हैं, और वर्ण स्वर और व्यंजन होते हैं, तो या तो स्वर संधि होगा तो व्यंजन संधि होगा। एक और वर्ण होता है विसर्ग, जो अयोगवाह में गिना जाता है, तो एक और प्रकार का संधि बता दिया, तो विसर्ग संधि। 3 प्रकार के संधि होते हैं सर, ठीक है। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले एक चीज आप जान लीजिए सर, इनको पढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए, क्योंकि इस पर भी मैंने देखा है, एक आध बार सवाल पूछा हुआ है, और ये जो बताने जा रहे हैं बहुत आसान है।
जैसे आपसे ये पूछ दे सर, संधि में सवाल है, संधि में किस वर्ण में परिवर्तन होता है? ये चीज हम वहां भी डिस्कस किए थे आपसे। संधि में किस वर्ण में परिवर्तन होता है? नहीं समझे? अच्छा, संधि में कितने वर्णों का मिलन होगा सर? दो, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। दो से ज्यादा भी नहीं चाहिए और दो से कम भी नहीं चाहिए। संधि के लिए हमें सर दो वर्ण चाहिए सर। संधि के लिए कितने वर्ण चाहिए सर? दो। और संधि में क्या होता है सर? परिवर्तन। तो उन दोनों में से किस वर्ण में परिवर्तन होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो तो खैर मिलते हैं, पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, इनमें तो मिलन होता है सर। अब मिलन के बाद परिवर्तन होगा ना सर, तो वो परिवर्तन जो आएगा वो किसका परिवर्तन होगा, पहले का कि दूसरे का? पहले का, परिस्थिति अनुसार दोनों का होगा। परिस्थिति के अनुसार दोनों का। सिर्फ पहले में भी हो सकता है परिवर्तन, सिर्फ दूसरे में भी हो सकता है, और एक साथ दोनों में। जैसे अभी लिखिएगा नहीं सर, जैसे अगर हम कहें अन्न धन आगार या अन्न धन आगार है ना सर, अन्न माने जानते हैं और आगार माने भंडार होता है। तो अन्न धन आगार, जब हम लोग दीर्घ स्वर संधि आगे पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ये जो न में अ है और ये जो आगार का अ है, ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा सर? आ बनेगा। इतना तो आप पढ़े ही होंगे। तो आप बताइए, सही मामले में जो परिवर्तन आया, सही मामले में जो ये हुआ, ये बदलाव हुआ, ये बदलाव इसमें कि इसमें? पहले वाले में, क्योंकि ये आ तो पहले से आ था। हमें नया वर्ण कौन सा मिला भैया? आ। तो ये वाला जो था ये तो पहले से आ था। सही मामले में कौन बदल रहा है? कौन अपना रूप बदल रहा है? कौन अपना रूप छोड़ करके दूसरे में समाहित हो जा रहा है? ये पहला वाला। तो अगर हम देखें अन्न धन आगारा में परिवर्तन किसमें हो रहा है, पहले वर्ण में कि दूसरे वर्ण में कि दोनों में? पहले वर्ण में। अब एक और उदाहरण देखिए भैया, अगर हम कहें कपि, कपि माने सर बंदर होता है, सबको पता है, और धन ईशः ना भैया। तो अब यहाँ पे संधि किस में होगा? ये जो प में छोटी है और ये ईश में जो बड़ी है, तो ये जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा सर? बड़ी। अब बताइए, सही मामले में ये बड़ी में हो रहा है कि ये बड़ी में हो रहा है? ये छोटी वाला ना सर। यहाँ भी वही पहला वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कह दिया वधु धन उत्सव ना सर। अब ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है, यही दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा सर? बड़ा ऊ। अब सही मामले में कौन बड़ा ऊ में परिवर्तित हो रहा है सर? ये दूसरा वाला। तो अगर वधु धन उत्सव में किस वर्ण में परिवर्तन आया है तो क्या बताएंगे सर? दूसरे वाले में। देख रहे हैं ना, इन दोनों में पूर्व वर्ण बदल रहा था, यही तो आ में हो रहा है। बाकी ये तो आ पहले से आ था, यहाँ ई पहले से बड़ी था, ये छोटी बड़ी में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बड़ा ऊ, ये भी जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण था अर्थात जो प्रथम वर्ण था, ये पहले से दीर्घ था और हमने दीर्घ बनाया भी, तो फिर दीर्घ दीर्घ का परिवर्तन कहाँ हुआ? सही मामले में जो हर्ष था ये दीर्घ में परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें दूसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। और कभी कभी कोई ऐसा उदाहरण देखेंगे सर ना कि दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे एक उदाहरण आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि में, वाक धन हरि, लिखिएगा नहीं कुछ, बस केवल हम समझा रहे हैं। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे सर, तो व्यंजन संधि में एक नियम आएगा, उस नियम के तहत, उस नियम के जरिए ये क बदल जाता है ग में और ह बदल जाता है घ में, और फिर फाइनली बन जाता है वाघरी। क्या बन जाता है सर? वाघरी। तो पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी वो सब टेंशन मत लीजिए। बस आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया क गम बदल रहा है, ह घम बदल रहा है, यानी कि पूर्व वाणी भी बदल रहा है, पर वाणी भी बदल रहा है, पहला भी बदल रहा है, दूसरा भी बदल रहा है, बदल रहा है सर ना। तो निष्कर्ष क्या निकला? सिर्फ पहले में भी परिवर्तन हो सकता है, सिर्फ दूसरे में भी हो सकता है, और एक साथ दोनों में भी हो सकता है। तो जैसा ये सवाल एक बार आया हुआ है, इसलिए मेरे दिमाग में आया तो सोचा मैं डिस्कस कर लूँ सर, ठीक है ना। तो नाम नोट करके लिख लीजिए, ना पता था दिमाग से उतर जाए तो गड़बड़ा जाएगा। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद तब स्वर संधि को पढ़ा जाए। लिखिएगा सर, संधि में संधि में कॉमा लगाइए, सिर्फ पूर्व वर्ण सिर्फ पूर्व वर्ण में या
सिर्फ पर वर्ण, सिर्फ पर माने बाद होता है सर ना, तो ब्रैकेट में बाद लिख लीजिएगा अगर दिक्कत हो। पर ब्रैकेट में बाद, ब्रैकेट बंद में, फिर ब्रैकेट बंद कर लीजिए। नहीं लिखे हैं सर ना, सिर्फ पूर्व वर्ण में या सिर्फ पर ब्रैकेट में बाद ब्रैकेट बंद वर्ण में या दोनों वर्णों में, दोनों वर्णों में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है, ठीक है सर। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे मुझे याद है एक बार क्वेश्चन में देखा हुआ हूं, इस नाते मैंने सोचा भाई क्या पता आ ही जाए। तो आपसे पूछेगा किस वर्ण में, तो आप जो भी विकल्प के अनुसार आप करिएगा, सिर्फ पूर्व वर्ण में भी हो सकता है, सिर्फ पर वर्ण में, पूर्व और पर दोनों में। अगर तीनों विकल्प दे दिया तो आप क्या मार दीजिएगा सर, उपर्युक्त सभी विकल्प सत्य हैं ना सर। अब हम आ जाते हैं स्वर संधि पे, तो हेडिंग डालिएगा स्वर संधि, हेडिंग डालिएगा सर स्वर। हाँ अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं तो आगे लिख लीजिए, क्या करना है लिख लीजिए, क्या करना है। जैसे जैसे अन्न धन आगारह, लिखिए तो हम लिखवाई दे रहे हैं, लिखिए जैसे अन्न धन आगारह, अन्न धन आगारह में पूर्व वर्ण में कॉमा कॉमा वधूधन उत्सव में परवर्ण में, परवर्ण में, परवर्ण में तथा वाक धन हरिहि में, वाक धन हरिहि, वाक के क पे हलंत जरूर लगाइएगा भैया। हाँ वाक धन हरि में दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, ठीक है सर। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि पोथा लिखवा रहे हैं, इस पे मैंने सवाल देखा है, मुझे याद है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना, क्या पता इससे सवाल बन जाए और आप ना कर पाए तो हमें बहुत कष्ट होगा, दुख होगा कि हमने ये छोड़ दिया था। तो अब मुझे कष्ट नहीं है। तो सर क्लियर है ना, ये वाकधन हरि में दोनों में होगा, वधूधन उत्सव में इसमें परिवर्तन होगा सही मामले में, और अन्न धन आगारह में सही मामले में इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है सर। अब आप हेडिंग डालिए स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है सर। अब देखिए संधि में क्या होता है कि भैया मेल होता है, किसका मेल होता है, वर्णों का। कितने वर्णों का भैया, दो वर्णों का। वो दो वर्ण कौन से होते हैं, एक शब्द का आखिरी वर्ण होगा और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण होगा, ये तो भैया ना। अब इन्हीं का मेल होगा। तो अगर ये दोनों वर्ण माने पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, अगर ये दोनों वर्ण स्वर होंगे तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी भैया, स्वर ना। बिल्कुल सिस्टम से हटना ही नहीं है भैया। संधि में क्या होता है, मेल, मेल किसका, वर्णों का। कितने, दो, एक दो। वो दोनों वर्ण कौन से होंगे, तो कहा एक शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला। अब अगर ये दोनों वर्ण यानी कि प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला दोनों वर्ण स्वर होंगे तो वहां पे कौन सी संधि होगी सर, स्वर। अब कुछ भी उदाहरण, जैसे कह दिया भैया दैत्य धन अरि में कौन सी संधि है, तो आप देखिए प्लस के पहले स्वर है, प्लस के बाद स्वर है, तो स्वर संधि बता दीजिए। आपसे कहे भैया लघु धन ऊर्मी में कौन सी संधि है, तो भैया आप देख लीजिए प्लस के पहले स्वर, प्लस के बाद स्वर, तो स्वर संधि हो गया। आपसे कह दिया भैया महाधन अर्णव में कौन सी संधि है, तो प्लस के पहले स्वर, प्लस के बाद स्वर, तो स्वर संधि हो गया।
आपसे कह दिया भैया ली धन आकृति में कौन सी संधि है, तो देखिए प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद स्वर, तो स्वर संधि हो गया ना सर। आपसे कह दिया भैया होत्री धन रिकार में कौन सी संधि है, तो भैया प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद स्वर, तो स्वर संधि हो गया। तो ये नियम कहता है कि अगर प्लस के पहले स्वर है और प्लस के बाद भी स्वर है तो वहां पे कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, स्वर संधि। नहीं, पहले तो स्वर होगा, अब स्वर में कौन सा होगा, जैसे कल हमने कहा पहले तो हम इंसान हैं, अब इंसान में क्या है, तो कहा अध्यापक है। ठीक है सर ना, तो बस यही परिभाषा आप मेंटेन कर लीजिए, लिख लीजिए स्वर संधि की, बस एक लाइन में, समझ में तो आपको आ ही गया है, बस कैसे बना लेंगे। अगर लिखने से बचना चाहते हैं, अगर लिखने से बचना चाहते हैं तो आप ऐसे बना लीजिए, बना लिए ना, तो आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर ना, अब देखिए सिर्फ इतना मात्र बना लेने से आप बहुत सारी चीजें को लिखने से बच गए। अभी हम लिखवाते तो क्या लिखवाते, ऐसे लिखवाते सर कि दो परस्पर सन्निकट स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब इतना पोथा लिखने से आप बच गए, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए जब भी आप रिवीजन करें सर ना, इसको बस देख करके यही समझिएगा कि भैया अगर प्लस के पहले स्वर है प्लस के बाद स्वर है तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर। बस इतने से मतलब है, ठीक है सर। अब हम परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं सर, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा कि उदाहरण में तुरंत लिखेंगे का लिखिए लिखिए, जैसे जैसे अभी हमने कहा दैत्य धन अरिही, तो यहाँ दैत्य में जो अ है और यहाँ अरिह का जो अ है दोनों स्वर है, इस नाते दैत्य धन अरिह में स्वर संधि है। हमने कहा वधु धन उत्सव, तो यहाँ प्लस के पहले उ है और प्लस के बाद उ है, तो दोनों स्वर है, तो स्वर संधि हुआ। हमने कहा सर ली धन आकृति ही, तो यहाँ प्लस के पहले ली में जो ये ली खुद ही स्वर है सर, ली में से री निकालिएगा मत, ये ली खुद ही स्वर है, कल हम लोग देखे थे, तो ये स्वर है और यहाँ प्लस के बाद भी स्वर है, तो दोनों स्वर है, तो स्वर संधि हुआ इत्यादि ना सर। आप दो तीन ठोले, तो कहने का मतलब ये है कि हमें परिभाषा बहुत ज्यादा उस पर टेंशन नहीं लेना है, बस कंडीशन देखना है, प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद स्वर तो स्वर। हाँ, अगर परिभाषा पे सवाल पूछे कि भैया स्वरों का स्वरों से मेल होने पर कौन सी संधि है, तो इतना ध्यान में तो स्वर संधि बता देगा, परिभाषा जल्दी पूछता नहीं। तो ये चीज है सर। आप परिभाषा लिखने से बच गए, सिर्फ इतने में आ गया। अब हेडिंग डालिएगा स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, टाइप्स ऑफ स्वर संधि। स्वर संधि के भेद या प्रकार दोनों एक ही बात है। ठीक है सर, कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बस शॉर्ट में लिख लीजिए, संक्षिप्त में 5 भेद। तो एक सवाल आपका यहाँ से बन सकता है भैया, ये जितने भी तथ्यात्मक बातें हैं, जितने भी फैक्चुअल बातें हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जितनी भी संख्यात्मक बातें हैं जिसमें संख्या है, भाई स्वर संधि के भेद तो 5 ये संख्या है, तो जितने भी संख्यात्मक सवाल हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्वर संधि के भेद पूछेगा भैया तो 5, पांचों का नाम पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके नियम लक्षण उदाहरण सब देखा जाएगा। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, यण के ड़ पे हलंत मत भूलिएगा भैया, और 5वां है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है भैया सर। हाँ, अब एक एक करके हम लोग इन्हें डिस्कस करेंगे, इनके नियम या लक्षण और इनके उदाहरण। चलिए सर, तो पहले हेडिंग डालिए दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि।
ये आपकी है हेडिंग। भैया कैसे करवाए? ठीक है सर ना। अब इसमें आप फिर हेडिंग डालिएगा सूत्र। सूत्र जरूर आप ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि सूत्र पूछता है, आपसे पूछ लेगा दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, 4 ऑप्शन देगा, चारों में सूत्र ही लिखा होगा। अब उसमें से आपको पहचानना होगा कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है। हालांकि आप पहचान लेंगे, आराम से पहचान लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है इसे। अकह सवर्णे दीर्घ, है ना? अकह सवर्णे दीर्घ। देखिए सर इसमें क्या है कि ये आसान है, इसे अगर आप नहीं रटेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि के जब सूत्र पूछेगा तो विकल्पवा में सूत्रवा में दीर्घ लिखा रहेगा, है ना सर। एक मैं ऑप्शन बना ही देता हूँ, ऐसे देखिए, ए2 दे देगा आद गुण है, तो है ना, ए2 दे देगा वृद्धिरादईच। इसलिए मैं कहा टेंशन नहीं लेना है सर, आप मतलब सूत्र उत्र का हवा नहीं बनाइएगा, क्योंकि जो विकल्प देगा उसमें जो शब्दवा रहेगा उसमें वो संधिया का नाम लिखा ही रहेगा, है ना। जैसे कह दिया इको यणाची, है ना, एचो यवा यावह। अब सवाल है कि भैया दीर्घ स्वर संधि का सूत्र कौन सा है, तो देखिए ना दीर्घ कहाँ लिखा है सर, एक नहीं लिखा है, तो यहाँ अकह सवर्णे दीर्घ, जल्दी में हो गया सर, अकह सवर्णे दीर्घ। तो अब भाई दीर्घ स्वर संधि का सूत्र पूछ रहे तो दीर्घ यहाँ दिख रहा है, आप मान लीजिएगा। मान लीजिए पूछ गुण स्वर संधि का सूत्र क्या मतलब कौन सा है, तो आप ये गुण देख करके ये मार दीजिएगा। पूछ दिया यण स्वर संधि का सूत्र कौन सा है, तो आप देखिए यहाँ पे यण दिख रहा है, तो ये मार दीजिएगा। आपसे कह दिया भाई वृद्धि स्वर संधि का सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पे वृद्धि दिख रहा है, ये मार दीजिएगा, है ना सर। तो सूत्र का हुआ नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं कि अरे इसमें सूत्र याद करना है, नहीं कुछ नहीं याद करना है भैया, जब आपसे पूछेगा तो विकल्पों में साफ साफ दिखेगा और देख करके आप कर ले जाएंगे। हाँ समझना जरूरी है, समझना जरूरी है अकह सवर्णे दीर्घ। और समझे आप भैया, जो कि आप हिंदी में पढ़े हैं, तो लिखिएगा अच्छा थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, अकह का मतलब क्या हुआ भैया, अक, अकह माने अक, कहेंगे अकह माने अक का है भाई। अकह में अक आपको साफ साफ दिख रहा है ना सर, और अक में क पे हलंत इसलिए लगा क्योंकि जैसे आप अच पढ़े थे कल, जैसे आप इक पढ़े थे, वैसे अक भी तो है, तो वो अच और इक क्या था सर, प्रत्याहार था, तो अक भी क्या होगा, प्रत्याहार, और प्रत्याहार में दूसरे वर्ण पर हलंत लगना अनिवार्य है, इसलिए मैंने लगा दिया। ठीक है सर, अक हो गया। और ये सवर्णे माने सवर्ण पर, या सवर्ण ही छोड़िए, ये सप्तमी विभक्ति का है, छोड़ दीजिए उसको, और ये दीर्घ। तो इसका मतलब ये हुआ अकह सवर्णे दीर्घ ये कहता है कि भैया अगर अक के बाद सवर्ण आए, ये सवर्णे, सवर्णे माने सवर्ण होने पर, ये सप्तमी विभक्ति है, जैसे रामे, वैसे सवर्णे, रामे सप्तमी विभक्ति है, तो सवर्णे भी सप्तमी, और सप्तमी का चिन्ह होता है पर, तो अक के बाद सवर्ण होने पर दीर्घ संधि होता है। कितना अच्छा है संस्कृत, देखिए। अभी इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि ये के बाद ये आए तो दोनों के स्थान पर ये हो जाता है, इतना लंबा। और पाणिनि कह दिया अकह सवर्णे दीर्घ, अक के बाद सवर्ण आए तो दीर्घ संधि। अब अक का मतलब क्या होता है सर, ये आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा तो आराम से जान जाएंगे। माहेश्वर सूत्र सर एक बार, आ ई उ ड फिर री ली क, बस आ मिल गया, का मिल गया, इस संज्ञा को छोड़ दीजिए, तो अक का मतलब क्या हो गया, आ ई उ री री। तो ये अक का मतलब हो गया आ ई उ री री। मतलब ये कह रहा है कि अगर इनके बाद सवर्ण आए, सवर्ण माने समान वर्ण, है ना, इकट्ठा तो सारा आएगा नहीं, एक बार में एक ही आएगा। तो अगर ये आता है इसके बाद यही आ जाए समान वर्ण, ये आता है तो इसके बाद समान वर्ण, ये आ जाता है तो इसके बाद समान वर्ण, ये आ जाए तो इसके बाद समान वर्ण, ये आ जाए तो इसके बाद समान वर्ण, तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा सर ना। इसी को हम लिखवाने जा रहे हैं, इसी को हम लिखवाने जा रहे हैं। लिखिए अर्थात, ये अर्थ लिखिए, ऐसे लिखिए, नियम या लक्षण या अर्थ, जो भी समझिए, माने जो हम लिखवाने जा रहे हैं हिंदी में, ये अकह सवर्णे दीर्घ का अर्थ समझिए, या लक्षण समझिए, या नियम समझिए। दीर्घ स्वर संधि का नियम समझिए, दीर्घ स्वर संधि का लक्षण समझिए, या अकह सवर्णे दीर्घ का अर्थ। अर्थ ना लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, अर्थ रहने दीजिए, अर्थ मत। ठीक है सर ना। लिखिए अक
अक का पे हलंत लगाइएगा और ब्रैकेट में अक को लिख लीजिए, अ ई उ री। लिरी छोड़ दीजिएगा, क्यों अभी हम बताएंगे। अ ई उ री, ब्रैकेट बंद के बाद समान वर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर दीर्घ स्वर संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है सर ना। हाँ, अक के बाद लिखा ना, अक सवर्णे माने अक के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ स्वर संधि होता है। और अक माने अ ई उ री, कहेंगे सर लरी भी आता है अक में, तो छोड़ क्यों दिए, इसको समझ लीजिए पहले। जैसे अक में लरी भी तो आएगा सर ना, लेकिन हमने वहां लरी नहीं लिखा। एग्जैक्टली सर, बस यही कारण था, क्योंकि लरी का दीर्घ नहीं होता भाई, चूंकि दीर्घ संधि होगा ना, तो दीर्घ जिसका होगा उसी को तो दीर्घ संधि होगा। अ का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है ई, उ का दीर्घ होता है, री का दीर्घ होता है, लेकिन लरी का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लरी को छोड़ दिया जाता है, लरी को नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे लिखते हैं, हाँ तो व्यंजन में हो गया ना, अब ये सर इसको ना देखिए, ये जो लरी है इसको आप ये धन ये समझने की गलती मत करिएगा। जैसे क्री है, क्री, तो क्री को क और री का संयुक्त रूप मानते हैं, उसी प्रकार आप लरी को ल और री का संयुक्त रूप नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि लरी खुद स्वर है और स्वर स्वतंत्र होता है, मतलब उसमें कोई दूसरा वर्ण शामिल नहीं होता है। तो जब इसमें कोई दूसरा वर्ण शामिल है ही नहीं है, तो उसको दो में आप तोड़ेंगे, है ना सर। लरी खुद ही स्वर है, ये अपवाद है। नहीं अपवाद नहीं है सर, ये लरी खुद ही स्वर है। हाँ, तो उसमें ला और री का साउंड आ रहा है। अर्थात का मतलब ये हुआ सर, अर्थात का मतलब अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पे क्या होगा सर, बड़ा। एक बात ये हो गई। फिर ई ले लेते हैं, तो ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा भैया, बड़ी। एक बात ये हो गई। फिर उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ उ हो जाएगा, एक बात ये हो गई। और री के बाद अगर री आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी री कल बताए थे आपको, दीर्घ री ये हो जाता है। मतलब ये चार कंडीशन आपके यहाँ बनेंगे। अक सवर्ण दीर्घ, तो अर्थात करके आप इस तरीके से अर्था सकते हैं। जितना अर्थाए रहेंगे सर ना, समझते समय उतना ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सर हो गया। अरे तो 25,000 ठीक है सर ना। अब देखिए ये समझ में आ गया ना, माने आ के बाद छोटा है तो भी आ के बाद बड़ा आए तो भी आ के बाद छोटा है तो भी आ के बाद बड़ा है तो भी ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी, ऐसे। ठीक है सर। हाँ अब उदाहरण, अब
बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देखो। हाँ चलिए सर, उदाहरण पहला देखिए, जैसे पूछ दिया दैत्य धन अरिहि ना, तो पूछ दिया सर दैत्य धन अरिहि में कौन सी संधि है, और ऑप्शन में सिर्फ स्वर व्यंजन विसर्ग रहे तो दोनों तरफ स्वर देख करके आप स्वर संधि कर ले जाएंगे। अच्छा मान लीजिए दीर्घ स्वर, गौण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर, मतलब इस तरीके से भेद का विकल्प रहे, तो चूंकि दोनों तरफ समान वर्ण है तो समान वर्ण दिखेगा दोनों तरफ, तो कौन सी संधि कह देंगे भैया? दीर्घ स्वर। यही समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। हम क्या कह रहे हैं सर, अगर दोनों तरफ समान वर्ण है, जैसे इधर भी ए है इधर भी ए, समान वर्ण हुआ ना, जब समान वर्ण रहेगा तो आप दीर्घ स्वर संधि मार दीजिएगा, ठीक है सर। और अगर पूछे कि भाई दैत्य धन अरि से क्या बनेगा, माने संधि पद। संधि पद समझते हैं सर, संधि के बाद जो नया शब्द बनता है, जैसे विद्याधन आलय के बाद जो विद्यालय बन रहा है, ये विद्यालय संधि पद है। तो आपसे पूछेगा भाई दैत्य धन अरि का संधि पद होगा, तो आपको बनाने आ जाएगा सर ना, क्या बन जाएगा सर? हाँ, ये अ और अ मिलकर के क्या बन जाएगा सर? आ। तो ये आ की मात्रा कहाँ लगेगा सर? यह पे। हाँ, मात्रा हमेशा पूर्व वाले वर्ण पे लगता है, तो ये हो जाएगा दैत्य और आ की मात्रा, और यहाँ रिह बचा तो क्या बन जाएगा सर? दैत्याय। इस तरीके से अगर आपको बनाने आता है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप उदाहरण रटेंगे कि ये धन ये बराबर ये धन ये बराबर ये धन ये बराबर, तो कितना उदाहरण रटेंगे सर आप? इसलिए आप रटने से बचिए, सिर्फ समझ लीजिए, तो आप अनेकों उदाहरण आप कर ले जाएंगे अपने आप से। दैत्यारी, ये दैत्यारी जानते हैं सर किसको कहते हैं? दैत्य माने होता है राक्षस और अरि माने होता है शत्रु। तो राक्षसों का शत्रु माना जाता है किसको सर? भगवान विष्णु को। राक्षसों का शत्रु, दैत्यों का शत्रु किसको माना जाता है? भगवान विष्णु। विष्णु, तो ये विष्णु का पर्यायवाची हो गया। आप चाहें तो ब्रैकेट में अर्थ लिख सकते हैं, एज यू विश, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है सर। तो दैत्यारी कहते हैं भगवान विष्णु को। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं सर ना, इसीलिए जहां अर्थ मिले उसको सर लिखते रहिए, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आपके। आपसे पूछ ही दिया कि भाई दैत्यारी किसका पर्यायवाची। चलिए सर, क्योंकि आपके सिलेबस में पर्यायवाची विलोम भी है। ये देखिए सर, श्री है, धन ईशा है, तो आपसे पूछे भैया श्री धन ईशा में कौन सी संधि है? तो भाई दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि, और स्वर में भी दोनों तरफ सवर्ण है तो सवर्ण रहेगा तो सर दीर्घ स्वर। ठीक है सर ना भाई, विकल्प पे स्वर संधि भी दे दे और दीर्घ स्वर संधि भी दे दे, ऐसा कदापि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? या तो मेन संधियों का विकल्प देगा स्वर व्यंजन विसर्ग, या तो भेद का विकल्प देगा दीर्घ की, गुण की, वृद्धि की, यण। तो अगर समझ रहेगा सर तो दीर्घ मार दीजिए। अच्छा, अगर पूछे क्या बनेगा, संधि पद क्या होगा, तो यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ भी दीर्घ ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई होगा। और ये दीर्घ ई किस पे लगेगा? स्र पे, क्योंकि मात्रा हमेशा पहले वाले पे लगता है, स्वर हमेशा पहले वाले व्यंजन से जोड़ता है। तो स्र पे जब बड़ी ई मिलेगा तो फिर से वो श्री हो जाएगा, और यहाँ शह बचा तो क्या बन गया सर? श्रीशः। तो श्री धन ईशा का संधि पद पूछे सर तो श्रीशः ना सर। अच्छा, श्रीशः का मतलब जानना चाहते हैं तो श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, और ईश माने पति होता है, तो लक्ष्मी पति कौन है सर? ये भी विष्णु जी है, ये भी विष्णु का पर्यायवाची है। अच्छा, और देख लीजिए सर, आपसे कह दिया चमू, चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा पूछ दिया भैया कौन सी संधि है, तो दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि, और कौन सी स्वर संधि, तो सवर्ण है दोनों तरफ, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। अब क्या बनेगा, तो ये दीर्घ ऊ हो जाएगा सर, है ना, और ये दीर्घ ऊ की मात्रा किस पे जुड़ेगा? म पे, तो ये च म पे बड़ा ऊ मात्रा फिर से हो जाएगा, और ये जा जो बचा है इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा सर? चमूर्जा। आपसे पूछ सकता है चमूर्जा में कौन सी संधि है, तो पढ़े हैं तो आप बता ले जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है सर ना। चमूर्जा, चमू माने होता है सेना, चमू माने सेना, और ऊर्जा तो जानते हैं, तो सेना की जो ऊर्जा होती है उसी को चमूर्जा कह सकते हैं आप। ठीक है सर। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो खैर बहुत पूछता है, होत्री
धन रिकार, ये वाला बहुत पूछता है संस्कृत में। पूछ दिया भैया होत्र धन रिकार में कौन से संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है उदाहरण। तो होत्र धन रिकार में भाई, तो आप देख रहे हैं भाई प्लस के पहले भी री है, प्लस के बाद भी री है, दोनों तरफ री री माने स्वर है तो स्वर संधि, और री री समान स्वर है, समान वर्ण है तो दीर्घ स्वर संधि। अब क्या बनेगा, तो सर यहाँ बड़ी री हो जाएगा, और ये बड़ी री किससे जुड़ेगा सर, ता से। जब ता से बड़ी री जुड़ेगा तो हो पहले से था, अब ता में बड़ी री लगा दीजिएगा, अब कारह को ऐड कर देंगे सर तो होत्री कारह बन जाएगा। आपसे पूछ दिया भाई होत्री कारह में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि। तो जो 4 कंडीशन बना था, चारों पे मैंने एक एक उदाहरण दे दिया, आ पे भी, ई पे भी, ऊ पे भी और री पे भी। ठीक है, तो समझने के लिए 4 पर्याप्त है सर की और नहीं? अब समझने के लिए 4 पर्याप्त है, बाकी और उदाहरण कहेंगे तो जब हम आपको 1 लाइनर नोट्स देंगे तो उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल डाल देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ उतना लिखिए जितने से समझ में आ जाए। हाँ, लिख के सर अब आप चले सर, चलिए अब आप हेडिंग डालिएगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। यहां भी हम लोग पहले सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र अगर आपसे पूछे भाई गुण स्वर संधि का, तो आद गुण हो जाएगा। अब इसी को सर आप लक्षण लिखिए या नियम लिखिए या सूत्रार्थ लिखिए, कुछ भी आप समझ लीजिए जो आप लिखने जा रहे हैं, ये उपर्युक्त सूत्र का अर्थ समझ लीजिए, या गुण स्वर संधि का नियम समझ लीजिए, या गुण स्वर संधि का लक्षण समझ लीजिए, कुछ सब एक ही बात है। इसे भी आप संस्कृत में नियम कह सकते हैं, लक्षण मतलब जो हिंदी लिख रहे हैं जो संस्कृत लिख रहे हैं दोनों एक ही तो है। तो आद गुणा क्या है, तो आद गुणा गुण स्वर संधि का सूत्र है, या गुण स्वर संधि का नियम है, या गुण स्वर संधि का लक्षण है, कुछ भी कह सकते हैं। अब जो हिंदी में लिख रहे हैं ये भी आप गुण स्वर संधि का लक्षण या नियम या उसी सूत्र का अर्थ। तो लिखिए, देखिए आद गुणा का पहले मतलब लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं। देखिए अ/आ के बाद इ/ई कॉमा उ/ऊ कॉमा री कॉमा लरी। आने पर गुण स्वर संधि होता है, आने पर गुण स्वर संधि होता है, आने पर गुण स्वर संधि होता है। ठीक है सर ना। अब इसी को अगर और आप क्लियर करना चाहते हैं तो लिखिए अर्थात, और क्लियर करना चाहते हैं तो लिखिए अर्थात अ या आ हाँ के बाद इ/ई या उ/ऊ या री या लरी। ठीक है सर, यही गुण स्वर संधि की कंडीशन है, माने प्लस के पहले इन्हीं दोनों में से कोई एक हो और प्लस के बाद इनमें से कोई एक हो, तो वहां गुण संधि बताइएगा। कंडीशन ही पकड़िए सर, पूरा चीज आप रटने से बच जाएंगे, कंडीशन अगर आपको पता है। ठीक है भैया ना, फिर से देख लीजिए, जैसे दीर्घ संधि का क्या कंडीशन था, दीर्घ संधि का क्या लक्षण था कि भैया दोनों तरफ सवर्ण होना चाहिए। गुण संधि का क्या लक्षण है, तो कहा भैया प्लस के पहले इन दोनों में से कोई एक हो और प्लस के बाद इनमें से कोई एक हो, तो हम गुण संधि कह देंगे। ठीक है ना। देखिए ऐसी स्थिति में डैश देके लाइन छोड़ दीजिएगा,
और नीचे से लिखिएगा अ या आ धन ई या ई बराबर ए, इसको एक बॉक्स में कर लीजिएगा। फिर लिखिए अ या आ धन उ या ऊ बराबर ओ, इसको दूसरे बॉक्स में कर लीजिएगा। फिर लिखिएगा अ या आ धन री बराबर अर, र पे हलंत जरूर लगाइएगा भैया, इसको एक बॉक्स में कर लीजिएगा। और अ या आ धन ली बराबर अल, यहाँ ल पे हलंत जरूर लगाइएगा, इसको एक बॉक्स में कर लीजिएगा। ये 4 रिजल्ट आपको मिलेंगे। चूंकि 4 कंडीशन है सर, तो 4 रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नहीं सर, ठीक नहीं, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपको लाने के लिए सर। लेकिन हम बैठते नहीं, हम बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आलस लग जाएगा। ठीक है सर ना। तो ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए भैया, गुण संधि कहाँ होगा, तो कहा भाई यहाँ प्लस के पहले अ या आ हो, कोई भी दोनों में से, और प्लस के बाद इनमें से कोई हो तो वहाँ गुण संधि। अच्छा, गुण संधि होगा तो परिवर्तन क्या आएगा? जैसे दीर्घ संधि में क्या परिवर्तन, भाई संधि में परिवर्तन ही होता है, तो दीर्घ संधि में क्या परिवर्तन आया था? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री। ऐसे गुण संधि में क्या परिवर्तन आएगा? तो कहा ए, ओ, अर, अल। ए कब होगा? तो कहा जब इसमें से कोई मिलेगा। ओ कब होगा? जब इसमें से कोई मिलेगा। अर कब होगा? जब यानी कि आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे अर, आ के बाद री आए तो भी दोनों के स्थान पे अर। अल कब होगा? आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे अल, या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे अल। ठीक है सर ना, आगे बढ़ा। तो अब 4 कंडीशन है, तो चारों पे कम से कम एक उदाहरण हो जाए। अब लिखिएगा सर चारों पर एक उदाहरण। जैसे सर पूछ दिया नर धन ईसह में कौन सी संधि है, तो भैया नर धन ईसह में आप देख पा रहे हैं प्लस के पहले अ है और प्लस के बाद क्या है सर ई, तो अ के बाद ई आना ये गुण संधि का कंडीशन है। अगर आपको ये कंडीशन याद होगा, लक्षण याद होगा, तो आप गुण संधि कर ले जाएंगे। और अगर पूछता है कि भैया नर धन ईसह का संधि पद क्या होगा, तो अ और ई से क्या बनता है सर? ए, ये नियम है। तो ये ए किससे जुड़ेगा सर? र से, क्योंकि र में से ही अ निकला था, तो ये ए र से मिलेगा सर, तो न र पर ए की मात्रा हो जाएगा, और यहाँ श ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा सर? नरेश। क्लियर हो रहा है सर ना? कैसे बन रहा है बस ये जानिए। बारंबार आपसे यही निवेदन है कि आप सर बनाना सीख लीजिए, शब्द बनाना सीख लीजिए, तो आपको बहुत सहजता हो जाएगी संधि में। नहीं तो आप सर उदाहरण रटेंगे तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। कितने उदाहरण आप रट पाएंगे? बनाने आ जाए। भैया आप बता रहे हैं मुझे लिखा कि जो ज्यादा इनमें रिपीटेड है, हाँ तो लिखवा दो। नहीं ठीक है सर, बस वही कर रहे हैं आप। उदाहरण लिख दे दीजिए। हाँ, तो सर ये हो गया नरेशा, कर लेंगे सर ना, तो इसके एक उदाहरण हो गया। अच्छा, नरेशा कहते हैं सर राजा को, ठीक है ना। नरेश मान लीजिए आपसे हिंदी में या संस्कृत में ही पूछ दिया नरेशा किसका पर्यायवाची है, तो राजा। भाई नर माने होता है मनुष्य और ईश माने होता है सर पति या मालिक, तो मनुष्यों का मालिक राजा को कहा जाता है, मनुष्यों का। हाँ हाँ ठीक है सर। अब एक इस पे देख लीजिए गंगा। अब देखिए ये सर सब उदाहरण इंपॉर्टेंट है सर, जो आप कह रहे हैं भैया कि वो इंपॉर्टेंट दीजिए, तो ये सब, हाँ ये गंगा धन उदगम, ये सब इंपॉर्टेंट उदाहरण, ये सब पूछे जाते हैं, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्या लिखवा रहे हैं उदाहरणों, गंगा धन उदगम। तो अब सर क्या पूछे संधि, तो यहाँ देखिए आ दिख रहा है, यहाँ ऊ दिख रहा है, तो आ के बाद ऊ आना ये गुण संधि की कंडीशन अगर आपको याद है तो गुण संधि कर ले जाएंगे। और अगर पूछता है कि भैया गंगा धन उदगम से क्या बनेगा संधि पद बताइए, तो ये आ और ऊ मिलकर के क्या बनेगा सर? ओ। ठीक सर। अब ये ओ की मात्रा किस पे लगेगा सर? गै पे, तो ये गंग पहले से था और ये गै पे ओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गो। और ये दकम यहाँ बचा है सर, तो उसको इसके साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा गंगोदकम। आपसे सवाल पूछे भाई गंगोदकम में संधि बताइए, गुण संधि,
गंगोदकम का संधि विच्छेद बताइए, गंगा धनोदकम। ये सब तो मार दिया जो रवा, लेकिन व्यंजन समझिया बहुत हुआ। एकदम व्यंजन इससे भी आसान है भैया, यकीन मानिए, बस आने दीजिए तो ये कल हो सकता है आ जाए, इससे भी आसान है। परसों आ जाएगा सर। हाँ, जन्म संधि हो जाएगा। तो आना ही है। और फिर से समझाइए, हमने नदिया में लोग समझाना पड़ा था, ये हमसे फिर पूछ सकते हैं। नहीं हो अरे जाएगा। भैया इनका काम जानता क्या बा, लोगों को बुलाइए 2 घंटा पहले उन्हें अपने बैठ के पढ़िए। और ये ना है ए भैया 800 में काम लिखा, दवा खरीदी, किताब दे दे, इनको बात को बड़ा इधर कर रहा है किताब दे दे, वापस लाइए, राहुल लिख के किताब दे दे। नहीं आओ ठीक है सर ना, गंगा का उद्गम। व्हाइट बोर्ड लगा था ना, सही बात क्या एक इस पे देख लीजिए सर, एक इस पे देख लीजिए, अपन माना में कृष्ण है, धन रिद्धि है, रिद्धि, तो पूछिए भैया कृष्ण धन रिद्धि में संधि बताइए, कितना आसान है सर। देखिए यहाँ प्लस के, बस प्लस के पहले प्लस के बाद यही देखना है, बाकी से कोई, तो यहाँ पे सर आ है और यहाँ पे री है, तो आ के बाद री आना, ये गुण संधि है, तो आप बता ले जाएंगे गुण संधि। कृष्ण धन रिद्धि में कौन सी संधि सर? गुण संधि। अब क्या बनेगा सर, तो ये आ और री से क्या बनता है सर? अर, है ना। अब क्या शब्द बनेगा? कृष्ण धन रिद्धि से शब्द क्या बनेगा? संधि पद क्या होगा? अब सर इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्री था, तो ये हाँ था, ये आदर्श पहले से था, हाँ था। अब ये सर देखिए ध्यान से देखिए, ये ड़ से क्या मिलेगा सर? आ मिलेगा सर, तो ये ड़ हो गया। कहेंगे सर मात्रा लगाइए, अरे ए की मात्रा ही नहीं होती तो मात्रा कहाँ से लगेगा? अब ये आधा र बचा, और इसको हमेशा सर ध्यान में रखिएगा कि आधा र सदैव बाद वाले अक्षर के ऊपर रेफ होता है। रेफ समझते हैं सर ना, जो ऊपर, जिसको हम लोग झटका हुआ रेफ कहते हैं आसान भाषा में, वो रेफ है सही भाषा में। तो ये वो रेफ कहाँ लगता है, या आधा रे कहाँ जाता है? हमेशा बाद वाले। जैसे स्वर कहाँ जाता है? हमेशा पहले वाले पे। जैसे यहाँ आ था, तो ये आ कहाँ जुड़ा? री में कि ड़ में? तो कहा नहीं, पहले वाले के साथ जुड़ेगा, ड़ के साथ। और ये जो आधा र है, ये कहाँ जुड़ेगा सर? बाद वाले। तो बाद में क्या है सर? भाई ये तो री चला गया ना सर, ये री और आ मिलकर के ही अर बना है, तो ये री तो खत्म हो गया। तो हम पूछे र के बाद क्या यहाँ पे मिलेगा? तो धी मिलेगा, तो ये धी के ऊपर रेफ कर देंगे सर, ये धी था, अब इसी के ऊपर ऐसे रेफ कर दिए, तो बन गया कृष्णार्धी ही। कृष्ण धन रिद्धि से क्या बना? कृष्णार्धी ही। और यहाँ सर आपको थोड़ा सतर्कता बरतना रहेगा परीक्षा में, क्योंकि आप जल्दीबाजी में अगर आप आंसर किए तो गलत हो सकता है। जैसे एक ऑप्शन सर ऐसे दिया रहेगा, ऐसे, तो आप जल्दीबाजी में, अच्छा इसको मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया, ज्यादा सही है लगा। हाँ, तो आप जल्दीबाजी में गलत कर देंगे सर, क्योंकि देखिए सब कुछ वही है दोनों में, बस फर्क इतना है कि यहाँ रेफ धी पर है और यहाँ रेफ ड़ पर है। ज्यादा सही है। और अगर आपको नियम पता है कि रेफ कहाँ जाएगा, तो रेफ हमेशा बाद, भाई ये ड़ का अ और यहाँ री था, तो ये दोनों मिलकर के अर हुआ था, तो ये रेफ बाद वाले के साथ जाएगा, तो ये रेफ बाद में क्या है? धी, तो ये रेफ कहाँ जाएगा? धी पर। कुल मिला जुला करके अगर कृष्ण धन रिद्धि से क्या बनेगा, ये बनाने का, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सर सिस्टम समझिए, यानी कि शब्द बनाते कैसे हैं। अगर आप शब्द के निर्माता हो गए, तो हमने कहा भाई निर्माता भाग विधाता, उससे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप रटे हैं, भाई किसी ने बना दिया कृष्ण धन रिद्धि बराबर कृष्णार्धी, आप वही रट रहे हैं, तो वो आपका क्रिएशन नहीं है, वो दूसरे का क्रिएशन आप रट रहे हैं। तो दूसरे की चीज अगर आप लेंगे तो आपके साथ ज्यादा दिन तक वो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप खुद बनाना जान जाएंगे, आप खुद निर्माता हो जाएंगे, तो वो आपसे कभी गलत होगा ही नहीं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शब्द बनाना सीखिए। कृष्ण धन रिद्धि से कृष्णार्धी कैसे बना, तो ठीक है सर, बस ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक इस पे देख लीजिए सर, इस पे देख लीजिए सर, चौथा उदाहरण, तब है, तब, तब माने तुम्हारा, योर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और धन लृकार है। ठीक है सर ना। अब कौन सी संधि है अगर पूछता है, तो यहाँ व में अ दिख रहा है और यहाँ लृ दिख रहा है, तो अ के बाद लृ आना, ये गुण संधि, गुण संधि हो जाए। अब क्या बनेगा सर, तो ये अ और लृ मिलकर के क्या बनेगा सर? अल बनेगा, ये नियम कहता है।
अब जो शब्द बने बना लीजिए। देखिए ये व का आ खत्म हो गया और ये ली खत्म हो गया, है ना सर। अब इसका काम खत्म, क्योंकि जुड़ करके यार बना दिया। तो अब शब्द क्या बनेगा सर, देखिए त है, त लिख दीजिए, यहाँ त है लिख दीजिए, और व में से अ निकला था, सिर्फ व अभी है, और इसी वजह से ये अ मिल जाएगा, तो वो पूरा हो जाएगा। और ये आधा ल को मैं से भी लिख सकते हैं सर। और ये कारह बचा है, तो कारह आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या बन गया सर, तवल कारह। तो आपसे सवाल पूछा कि तव धन ऋकारह का संधि पद बताइए, तो तवल कारह वाला विकल्प सही होगा। ठीक है सर। इसलिए तो बहुत शब्द होंगे, लेकिन नहीं सर, लरी पे ज्यादा शब्द नहीं मिलेगा आपको। बस यही है सर, जब भी पूछ, हाँ या बस यही है। तो जब भी पूछता है सर, अगर इस वाले, हाँ यही सर बार बार पूछता भी है, चूंकि तो सर 4 कंडीशन थे, चारों पर एक एक उदाहरण हो गया। ठीक, अब आप सर नोट लिखिएगा सर, नोट। और नोट में कई नोट लिखना है, इसलिए लिखिएगा नंबर 1। इसमें 3-4 नोट लिखना है, तो आप नंबर 1 लिखिए। अदेंग गुड़ह लिख करके इसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में सजा लीजिएगा सर। अदेंग गुड़ह, ये अंग है सर, है अवग्रह चिन्ह नहीं है सर। अदेंग गुड़ह सिंगल इन्वर्टेड कामा में करके लिखिए, यह छोटा सा डैश देके लिखिए, यह गुण संज्ञा, यह गुण संज्ञा का सूत्र है। पूर्ण विराम मत दीजिएगा सब। यह गुण संज्ञा का सूत्र है। पहली बात तो यही आप सतर्क हो जाइए सर, सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आपको विकल्प में देगा, आप कह रहे हैं सर विकल्प में वो दिया रहेगा तो वो देख करके हम कर लेंगे। आपसे सवाल पूछेगा सर, और यही देता भी है पक्का 100%, मतलब विकल्प की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं यही सूत्र पूछेगा 100%, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन विकल्प में ये दोनों देता है। अगर पूछता है सवाल सर, आपसे पूछा कि भैया गुण संधि का सूत्र है, ये सवाल दिया, तो ये दोनों ऑप्शन पक्का देगा। पहला ऑप्शन देगा आद गुण है, और दूसरा ऑप्शन देगा अदेंग गुण है, और तीसरा ऑप्शन दे देगा दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें। अब आप कह रहे हैं कि वो गुण लिखा रहेगा ना सूत्रवा में, तो हम देख के कर लेंगे। जैसे आका सवर्णे दीर्घ है, तो ये तो बिल्कुल एकदम सही है, ये अकेला ही है, इसका कोई और दूसरा भाई नहीं है। तो वहां पे मान लीजिए दीर्घ स्वर संधि का सूत्र पूछेगा, तो चारों विकल्प में से जिस विकल्प वाले सूत्र में दीर्घ दिखेगा, दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। लेकिन अदेंग गुण और आद गुण दोनों में गुड़ है, तो सर गुड़ से गुड़ हो सकता है, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आद गुण ये है गुण संधि का, और अदेंग गुण ये है गुण संज्ञा का। कैसे देख लीजिए, फिलहाल इसका उत्तर कौन सा होगा, ये वाला। अदेंग गुण में भी गुण है, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए आप सी वाला विकल्प मत करिएगा। सवाल पूछा गुण संधि का सूत्र क्या है, आप सोचेंगे यार यहुम गुण बा, इसका मतलब दोनों सूत्र सही है, इसका मतलब सी वाला विकल्प हो सकता है। तो अगर आप सी वाला कर देंगे तो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि मैंने लिखा है ये अदेंग गुण है, गुण संधि नहीं, गुण संज्ञा का सूत्र है। अब इसका मतलब क्या अभी आगे लिखवाएंगे, इसीलिए मैंने कहा पूर्ण विराम मत दीजिएगा, लिख ही लीजिए पहले। अर्थात, उसी में अगवा लिखिए, अर्थात 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 कामा ए कामा ओ, 3 ठो लिखिएगा, ए ओ। छोटा सा डैश दीजिए और लिखिए गुण संज्ञा माने जाते हैं।
या कहे जाते हैं, कुछ भी लिख लीजिए सर, गुण संज्ञा कहे जाते हैं। एकदम ट्रैक पर है सर, ये सब PYQ उठा के देखिए कैसे पूछा हुआ है। तो इसको समझेंगे बाद में, पहले एक बार फिर से यहीं आते हैं। आपसे पूछे सर गुण संधि का सूत्र, तो विकल्प में दोनों गुण गुण रहेगा तो आद गुणा मारिएगा। और आपसे पूछे भैया गुण संज्ञा का सूत्र बताइए, तो आप अधेन गुणा मारिएगा, आद गुणा नहीं मारिएगा। गुण संधि आद गुणा मारिए, गुण संज्ञा अधेन गुणा मारिएगा। यहां तक क्लियर है भैया ना ये चीज। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मैंने कहा अधेन गुणा या गुण संज्ञा का सूत्र है। संज्ञा माने कुछ नहीं, संज्ञा छोड़ दीजिए, संज्ञा माने नाम। अगर समझना ही है आपको कि भाई गुण संज्ञा, तो गुण माने गुण ठीक है, और संज्ञा माने नाम। जैसे मैं अमरेश संज्ञा हूं, मतलब मेरा नाम अमरेश है, मैं अमरेश नाम वाला। संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने, अच्छा परिभाषा भी है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा की परिभाषा ये तो आप जानते हैं ना, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा माने नाम, तो गुण संज्ञा माने गुण नाम। किसका नाम गुण है? अमरेश संज्ञा माने अमरेश नाम, किसका नाम अमरेश है? वैसे गुण संज्ञा माने गुण नाम, किसका नाम संस्कृत में गुण है, संस्कृत में किसको गुण कहते हैं।